अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज काशिम दी योर फिजिक्स टीचर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली फॉल, इसको दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, आज का हम टॉपिक एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, क्या दो डिफरेंट मैसेज के ऑब्जेक्ट हो, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस कम है और एक ऑब्जेक्ट है जो हैवियर है एज कम्पेयर टू दैट ऑब्जेक्ट, तो अगर हम इसको एक सर्टेन हाइट से फॉल करवाएं, दो डिफरेंट मैसेज के ऑब्जेक्ट को, तो क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे अर्थ के साथ जाके हिट करेंगे? तो आप कहेंगे सर नहीं, जो हैवियर ऑब्जेक्ट होगा वो जाके जल्दी स्ट्राइक करेगा, ग्राउंड के साथ जल्दी हिट करेगा। लेकिन स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्रीली फॉल कर रहा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्रीली फॉल कर रहा हो, जिसका मैस कम या ज्यादा भी हो दोनों का, तो वो सब सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे और वो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है और फ्रीली फॉलिंग मोशन क्या है? तो स्टूडेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है और सिर्फ वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो डाउनवर्ड, और कोई फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना कर रही हो, एयर रेजिस्टेंस को भी आप निगलेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, जो आपका आंसर था, जो आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम एक सर्टेन हाइट से दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करें, एक का मैस जिसका कम है वो आपके नजदीक क्या लेता है? ज्यादा टाइम लेता है, और जिसका मैस ज्यादा होता है वो जल्दी स्ट्राइक करता है। स्टूडेंट, इस केस में एयर फ्रिक्शन है, इस केस में एयर रेजिस्टेंस है, जो लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है ज्यादा, उसके इम्पैक्ट ज्यादा है। ठीक है, और जो हैवियर ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट कम है एज कम्पेयर टू दैट। तो अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हैं, अगर हम स्पेस में डील करें, तो स्टूडेंट्स जो दोनों ऑब्जेक्ट्स थे जिनका मैस डिफरेंट था, वो दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे और एक ही टाइम पे आके ग्राउंड के साथ हिट करेंगे। स्टूडेंट, चलिए इसको हम डिफाइन करते हैं। और इसको सबसे पहले देखिएगा, मोशन ऑफ बॉडी इज फ्री फॉल। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज फ्री फॉल मोशन, तो आप क्या कहेंगे? किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन क्या होगी? फ्री फॉल होगी या अंडर ग्रेविटी होगी। कब? इफ इट्स फॉलिंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, अगर ये सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ मूव कर रही हो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंगल फोर्स। अभी मैंने क्या बताया है कि सिर्फ क्या कंसीडर करना है हमने कि सिर्फ उसके ऊपर अगर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, एयर रेजिस्टेंस है या दूसरी जितनी भी फोर्सेस हैं जो उस ऑब्जेक्ट की मोशन पे इन्फ्लुएंस कर रही हैं, उन सबको हमने निगलेक्ट करना है। ओके, जिसका मतलब विच इज ग्रेविटेशनल पुल, तो सिर्फ सिंगल फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही होगी, जो कि क्या है? ग्रेविटेशनल पुल। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ गया फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है या फ्री फॉल मोशन क्या होती है। ओके, अब स्टूडेंट दूसरी चीज आपने यहां पे रखनी है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। सेकंड पॉइंट अभी जो मैंने बताया कि अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ऑल ऑब्जेक्ट फॉल द सेम एक्सेलरेशन, सब क्या करेंगे? सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेज। तो स्टूडेंट, ये पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या मैसेज के ऊपर डिपेंडेंट है फ्रीली फॉलोइंग ऑब्जेक्ट की, तो आप कहेंगे मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, बल्कि उस ग्रेविटी की वैल्यू ऑफ जी के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो ये आपने कहना है कि जब भी एयर रेजिस्टेंस को आप निगलेक्ट कर देंगे, तो जो एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप एक रैपर की बात कर लें और एक स्टोन की बात कर लें, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे अगर आपके पास एयर रेजिस्टेंस नहीं है, आइडियल केस में। अब दूसरी बात देखिएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डिफाइन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है कि डिफाइन करें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को। तो स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन, ये जो फ्रीली फॉल कर रहा था, ये जो ऑब्जेक्ट यहां से फ्रीली फॉल मूव कर रहा था नीचे की तरफ, इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाएगा। और स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आपके पास नियर द सेंटर ऑफ अर्थ या नियर द सरफेस ऑफ अर्थ अगर आप बात करें, तो ये आपके पास क्या है? G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। एक्सेलरेशन वाले यूनिट इसके होते हैं और इसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल g से। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8, और इसके यूनिट क्या होते हैं? मीटर पर स्क्वायर सेकंड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अब नियर द सरफेस ऑफ अर्थ मैंने टर्म यहाँ पे क्यों यूज की? जैसे आप वर्टिकली अपवर्ड मूव करते हैं तो वैल्यू ऑफ जी हाइट के साथ डिक्रीज होती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ वेरी होता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हाइट के साथ वैल्यू ऑफ जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। अब स्टूडेंट दूसरा है कि ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें, एक्सेलरेशन डायरेक्शन भी कोई होगी,
तो स्टूडेंट इसकी डायरेक्शन क्या होती है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ हमेशा। ये भी एक आपका एमसीक्यूज है, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, हमेशा टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ हो। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे जी हम पॉजिटिव कब लेंगे और जी नेगेटिव कब लेंगे। अगर तो आप एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो ये आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं। जब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी अपवर्ड मूव करेंगे, वर्टिकल मोशन जैसे कि प्रोजेक्टाइल की मोशन है या किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन है, तो उस केस में आपके पास वैल्यू जी नेगेटिव होगी, टेकन एज नेगेटिव फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड आपने प्रोजेक्ट किया तो उसके लिए वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, नेगेटिव। और ये वैल्यू ऑफ जी पॉजिटिव कब होगी, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा हो, डाउनवर्ड मूव कर रहा हो, तो उसके लिए आपने वैल्यू ऑफ जी क्या लेनी है, पॉजिटिव। ये भी स्टूडेंट आपके पास दो एमसीक्यूज भी हैं और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी हम इस चीज का ख्याल रखेंगे कि ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहे हैं या डाउनवर्ड मूव कर रहा है। फ्रीली फॉल मूव करेगा तो वैल्यू ऑफ जी इज पॉजिटिव, और अगर आप अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कराएंगे वर्टिकली अपवर्ड तो वैल्यू ऑफ जी इज नेगेटिव। ओके, अब स्टूडेंट ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने प्रीवियस टॉपिक में डील की थी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, वो भी आपके पास क्या होगी, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए थोड़ी सी चेंज उसमें आएगी। क्या चेंज आएगी कि जो यूनिट आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन था वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में आपने चेंज कर देना है, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था उसको वर्टिकल हाइट में आपने कन्वर्ट कर। तो स्टूडेंट मैं तीनों इक्वेशंस को यहाँ पे लिखूंगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपके पास, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी की जगह हमने क्या पुट करना है, जी टी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपके पास। सेकंड क्या होती है आपके पास, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी, ए की बजाय क्या आ जाएगा, जी टी स्क्वायर। अब स्टूडेंट एस भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा कि एस को आपने एच से रिप्लेस कर देना है, मोस्ट सूटेबल है, क्योंकि हम हाइट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं जब वर्टिकल मोशन हो तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बजाय। अब स्टूडेंट ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई। अब अगर आप थर्ड इक्वेशन की बात करें, थर्ड इक्वेशन क्या थी, 2as, तो a की जगह अगेन क्या आ जाएगा, g, और s की जगह क्या आ जाएगा, h, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो जब बेटे आपके पास क्या हो, कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा हो तो उसके लिए ये आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होंगी। ठीक है, फ्रीली फॉल कर रहा हो या अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्टिकल मोशन के लिए आपके पास क्या होंगी, ये इक्वेशंस यूज होंगी। ओके, तो आपने इन इक्वेशंस में माइनर जो चेंजेस हैं वो भी आपने ख्याल रखना है। उसके बाद जब आप ए और जी को डील कर रहे होंगे, जी की वैल्यू को, ये भी आपने ख्याल रखना है कब आपने पॉजिटिव पुट करनी है। ये न्यूमेरिकल में बताएगा कि ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है या अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो ये दोनों चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो होपफुली आपको आज का टॉपिक इसीलिए आपने समझा होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।